बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर शाहिद हुसैन और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल्स या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जी, आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती क्या है और इसकी टाइप्स कितनी है, और बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि कौन सी ऐसी सूरत हाल है, सिचुएशंस हैं जहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ जाना चाहिए या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ जाना चाहिए। तो ये तीन अहम एरियाज हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपल्स होते क्या चीज़ें। अ प्रोबेबिलिटी सैंपल इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल गाइडलाइन वेयर बाय द चांस फॉर सिलेक्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज नाउन। कि पॉपुलेशन के हर एलिमेंट का, हर आइटम का जब सिलेक्शन के जो चांस है वो नाउन हो और नॉन ज़ीरो हो, और एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जब आप सिलेक्ट करने की तरफ जाते हैं तो वो जो टेक्निक है, सैम्पलिंग टेक्निक है, उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अलाउज रिसर्चर्स टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैम्पलिंग एरर प्रेजेंट इन द रिसर्च स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सैम्पलिंग एरर आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग या व्हेन यू आर यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। अगर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे तो सैम्पलिंग एरर हमेशा से अननाउन रहेगा, आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका सैम्पलिंग एरर कितना है। सैम्पलिंग एरर क्या होता है? सैम्पलिंग एरर इज द डिग्री टू विच अ सैंपल माइट डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन। सो इन डिसाइडिंग whether to use a probability or non-probability sample, a researcher should consider 4 points as mentioned by Wimmer and Dominic. विमर एंड डोमिनिक ने अपनी बुक में 4 पॉइंट्स ऐसे मेंशन किए हैं जो हमें ये बताते हैं कि किन सूरत हाल में हम प्रोबेबिलिटी सैंपल यूज़ कर सकते हैं और किन सूरत हाल में हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक भी जो है ना वो उसके अवेलेबिलिटी है हमारे पास या उसकी तरफ हम जा सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स कौन से हैं? ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं और जो रिसर्चर्स जो सैम्पलिंग में परेशान होते हैं कि हमें किस सैम्पलिंग की तरफ जाना चाहिए, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, उनके लिए ये 4 पॉइंट्स अगर वो सामने रखें तो इट विल बेटर गाइड देम कि हाउ टू सिलेक्ट द सैम्पल। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पर्पस ऑफ द स्टडी। सबसे पहले कि आपने देखना है कि आपकी जो स्टडी का पर्पस है वो क्या है। दैट विल डिटरमिन कि वेदर यू शुड गो फॉर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सम रिसर्च स्टडीज are not designed for generalization to the population but rather for investigation of variable relationships etc. कि कुछ जो स्टडीज हैं वो जनरलाइजेशन पर्पस के लिए होती ही नहीं है, वो डिज़ाइन ही नहीं की जाती, बल्कि उनका सिर्फ मकसद होता है कि वो सिर्फ जो कुछ वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप आप फाइंड करना चाहते हैं और जनरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऑफकोर्स ऐसी स्टडीज़ में आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ जा सकते हैं। सो अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल इज ऑफन अप्रोप्रिएट फॉर सच सिचुएशंस। दूसरा जो पॉइंट है वो है कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। कॉस्ट वर्सेस वैल्यू ये एक और अहम पॉइंट है कि इफ द कॉस्ट ऑफ a probability sample is too high in relation to the type and quality of information collected, a non-probability sample is possible alternative। कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट एक्सपेंडिचर्स लगाकर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने के बाद जो आपके पास डाटा आ रहा है वो इतनी वैल्यूएबल नहीं है, वो उसकी कोई बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में एक तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है और सेकंड ये है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है जो कि विमर एंड डोमिनिक बताते हैं कि आपको ये गाइड कर सकता है कि आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो है टाइम कंस्ट्रेंट्स। सिंस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ऑफन टाइम कंज्यूमिंग, a non-probability sample may provide temporary relief in situations of short time। कि अगर ऐसी स्टडीज़ हैं जहां आपके पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है, आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके पास शॉर्ट टाइम अवेलेबल है, और क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जैसे कि मैंने पहले कहा कि टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है, बिकॉज उसमें आपके पास कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम चाहिए। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है मैं आगे जाके मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम चाहिए होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म स्टडीज़ है, शॉर्ट टर्म रिसर्च है और आप बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, तो आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की तरफ जा सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है जो विमर एंड डोमिनिक बताते हैं वो है अमाउंट ऑफ एरर अलाउड। अमाउंट ऑफ एरर अलाउड इन स्टडीज वेयर एरर कंट्रोल इज नॉट अ प्राइम कंसर्न, अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल इज यूजुअली एडिक्वेट। कि अगर आपका जो एरर है
उसका इतना बड़ा इशू नहीं है। आप कोई ऐसी स्टडी है जिसमें ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर वो एरर उसमें आ जाए या कम आए या ज़्यादा आए, ठीक है, कि एरर कंट्रोल इज़ नॉट अ प्राइम कंसर्न, तो ऐसी स्टडीज़ में भी आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो अपना हमारा मेन टॉपिक है, उसकी तरफ आते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपल्स या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या चीज़ है। इट इज़ ऑलवेज बेस्ट to use a probability sample when the results will be generalized to the whole population। कि अगर आपने एक ऐसी स्टडी करने जा रहे हैं जिसके रिजल्ट्स यू वांट टू जनरलाइज टू द होल पॉपुलेशन, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है या बेस्ट जो आपके पास ऑप्शन है, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ पे आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो फ्रूटफुल नहीं होगा, हेल्पफुल साबित नहीं हो सकेगा। इन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स ईच मेंबर of the population has a non-zero probability of being selected. There are 4 probability sampling techniques। 4 probability sampling techniques हैं जो most of the books में mention की जाती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है simple random sampling, दूसरी है systematic sampling, तीसरी है stratified sampling और चौथी है cluster sampling। ये 4 sampling techniques अब हम जो है ना आगे इसको explain करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फॉर विच ईच सब्जेक्ट और यूनिट इन पॉपुलेशन हैज एन इक्वल एंड नाउन चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। कि जिस तरह की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की हमने रूह की बात की, जो सोल है इसकी, कि एक भी एलिमेंट का 0 चांस है फॉर इट्स सिलेक्शन टू द सैंपल, तो वो जो है प्रोबेबिलिटी सैंपल नहीं होगा या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं होगी। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की हम बात कर रहे थे। तो रैंडम सैम्पलिंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज इजीली ऑब्टेनेबल थ्रू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जरिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एक पॉपुलेशन में से ड्रॉ कर सकते हैं। सो इफ अ सब्जेक्ट और यूनिट इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सबसीक्वेंट सिलेक्शन, द प्रोसीजर इज नाउन एज रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ये अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की भी आगे 2 टाइप्स हैं जो अक्सर बुक्स में मेंशन होती है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट है और एक विद रिप्लेसमेंट। अभी जो मैं बात की कि अगर एक आपने सैंपल एक एलिमेंट ड्रॉ कर लिया पॉपुलेशन से और उसके बाद आपने उसको वापस फर्दर सिलेक्शन के लिए वापस पॉपुलेशन में शामिल नहीं किया, तो इसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, कि आपने उसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया। और जो दूसरा तरीकाकार है कि रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट इन्वॉल्व्स रिटर्निंग द सब्जेक्ट और यूनिट इनटू द पॉपुलेशन सो दैट इट हैज अ चांस ऑफ बीइंग चोजन अनदर टाइम। कि आपने एक बार उसको सिलेक्ट किया, हो गया सिलेक्ट, उसके बाद दोबारा आपने पॉपुलेशन में रख दिया उसको, मैन जो आपका सैम्पलिंग फ्रेम है, और वो अनदर चांस भी उसको मिल सकता है। तो ये 2 तरीकाकार है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के, लेकिन ज़्यादातर जो है वो यूज़ होती है वो विदाउट रिप्लेसमेंट होती है। कि जब आपने एक बार ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद आप उसको वापस अपने पॉपुलेशन में ना रखें, बल्कि उसको अपने सैंपल में सेलेक्ट करके साइड पे कर दें। तो ज़्यादातर वो यूज़ होती है, लेकिन ये विद रिप्लेसमेंट भी ऑप्शन जो है ये रिसर्चर के पास होता है। For a simple random sample, a list of population must be compiled। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बल्कि सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप्स है, सिर्फ एक जो हम बाद में लास्ट में बात करेंगे कि जो क्लस्टर सैम्पलिंग के अलावा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक रूह एक सोल ये होती है कि एक लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन शुड बी कंपाइल्ड। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए भी आपके पास लिस्ट ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन, जो कंप्लीट एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, इट शुड बी कंपाइल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको नॉर्मली हम यानी कंप्लीट लिस्ट को हम सैम्पलिंग फ्रेम भी कहा जाता है इसको नॉर्मली। रिसर्चर्स यूजली यूज अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स टू जनरेट अ सिंपल रैंडम सैंपल। कि यूजली रिसर्चर्स क्या करते हैं कि एक रैंडम सैंपल सेलेक्ट करने के लिए एक टेबल ड्रॉ कर बना लेते हैं, कंप्लीट जो लिस्ट ऑफ आइटम्स होती हैं ऑफ द पॉपुलेशन, उनका एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में से फिर रैंडमली जो है ना वो चूज करते हैं अपने सैंपल को। ये भी एक तरीकाकार है और ये बेस्ट जो है वो तरीकाकार यही है। ईच यूनिट और सब्जेक्ट इन द पॉपुलेशन मस्ट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हर एलिमेंट, पॉपुलेशन के हर एलिमेंट का इक्वल चांस होना चाहिए टू बी सिलेक्टेड इन द सैंपल। द सिलेक्शन प्रोसीजर मस्ट बी फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिव इंटरवेंशन बाय द रिसर्चर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। कोई भी प्रोबेबिलिटी सैंपल अगर चारों में से हम यूज़ करते हैं, तो बल्कि वैसे तो साइंटिफिक रिसर्च कहती यही है कि साइंटिफिक रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव,
तो बायसनेस तो होनी ही नहीं चाहिए। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी कोशिश ये करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सैम्पलिंग हम यूज़ कर रहे हैं, कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई हिडन आपका जो है ना वो नहीं होना चाहिए कि आप जानबूझकर कोशिश से अपनी इंटेंशनली को खास आप एलिमेंट आप चूज़ करें अपने सैंपल के लिए। दिस इज अगेंस्ट द सोल ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, जो कि है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। Systematic sampling is often used instead of random sampling. It is also called an nth name selection technique. इसको nth name selection technique कहते हैं, इसलिए कि जो n है, n is equal to आप 1 2 3 4 5 6 so on up to, ये n एक आपका इंटरवल लेवल होता है। आप होता क्या है कि एक रिसर्चर जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज करता है, उसके बाद एक इंटरवल चूज करता है कि जी n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 2 हो सकती है, एवरी थर्ड, एवरी फिफ्थ, एवरी 10th। ये एक तरीकाकार, एक सिस्टमैटिक वे है जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक कहलाता है। So after the required sample size has been chosen या has been calculated, every nth element is selected from the list of population members. The researcher randomly selects a starting point एंड अ सैम्पलिंग इंटरवल। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक स्टार्टिंग पॉइंट के बाद एक सैम्पलिंग इंटरवल सेलेक्ट करता है एक रिसर्चर, जो कि n में एक वैल्यू पुट करता है, इसीलिए इसको nth सिलेक्शन टेक्निक भी क्या कहा जाता है इसको। सो एज लॉन्ग एज द लिस्ट डज नॉट कंटेन एनी हिडन ऑर्डर, और जिसको हम बायसनेस कहते हैं, जो मैं पहले बात की कि कोई हिडन ऑर्डर नहीं होना चाहिए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में। तो अगर एज लॉन्ग एज द लिस्ट डजंट कंटेन एनी हिडन ऑर्डर, द सैम्पलिंग मेथड इज एज गुड एज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जिस तरह से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक बेहतरीन सैम्पलिंग तरीका मेथड है, इसी तरह से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक भी इज द बेस्ट सैम्पलिंग टेक्निक, और आपको ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ड्रॉ करने में हेल्प करती है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि कोई हिडन ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इट्स एडवांटेज ओवर द रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक इज सिंप्लिसिटी। ये सिंपल बहुत ज़्यादा है, इस सिंप्लिसिटी की वजह से बहुत सारे लोग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करने को जो है ना प्रेफर करते हैं। इट सेव्स टाइम, इट सेव्स रिसोर्सेज एंड एफर्ट व्हेन कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। The degree of accuracy of a systematic sampling depends on the adequacy of the sampling frame or the complete list of members in the population. तीसरी जो probability sampling technique है वो है stratified sampling. Stratified sampling क्या होती है कि stratified sample is the approach used when adequate representation of a sub sample of the population is desired. कि एक population है, उसके किसी sub sample की आप proper या true representation चाहते हैं, और आपको डर है कि अगर हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की तो हो सकता है कि एक खास जो एक सब सैंपल है पॉपुलेशन का, उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन जो है वो ना आ सके आपके सैंपल में, तो फिर ऐसी सिचुएशंस में आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं। अ स्ट्रैटम इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन दैट शेयर्स एट लीस्ट वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ensures that sample is drawn from a homogeneous subset of the population, that is from a population with similar characteristics. So the characteristics of the subsample may include almost any variable. For example, age, religion, income level, gender, or even individuals who listen to a specific radio station, yeah, individuals who watch a specific television program, yeah, individuals who are the subscriber of a particular newspaper. तो ये कोई भी कॉमन, एक कम से कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी होनी चाहिए एक स्ट्रेटा के लिए, एक सब सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन के लिए। The researcher first identifies the relevant stratums and their actual representation in the population. Then random sampling is used to select a sufficient number of subjects from each stratum. कि सबसे पहले आप एक रिसर्चर जो है वो स्ट्रैटम्स डिफाइन करता है कि ये मेरे पॉपुलेशन के सबसेट सब सैंपल्स हैं या सब स्ट्रैटम्स हैं या स्ट्रैटास हैं या सेगमेंट्स हैं, और उनकी फिर प्रोपोर्शन देखता है कि किसकी कितनी प्रोपोर्शन है, और उसके बाद फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हुए हर स्ट्रैटा में से जो है ना एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है वो चूज़ किया जाता है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज ऑफन यूज्ड व्हेन वन और मोर ऑफ द स्ट्रैटम्स इन द पॉपुलेशन हैव अ लो इंसिडेंस रिलेटिव टू द अदर स्ट्रैटम्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़्यादातर ये तब यूज़ की जाती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कि जब ये लग रहा हो कि कुछ जो स्ट्रैटम्स हैं, एक स्ट्रैटम है या दो या कुछ स्ट्रैटम्स हैं, उनकी
अकरेंस है वो कम है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है। तो ये खतरा होता है कि अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करेंगे या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि वो जो जिनकी अकरेंस ऐसे स्ट्रेटम्स जिनकी अकरेंस कम है उनकी रिप्रेजेंटेशन शायद हो सकता है सैंपल में ना हो पाए। तो ऐसी सिचुएशन में फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कैन बी अप्लाइड इन 2 डिफरेंट वेज। 2 तरीके हो सकते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग अप्लाई करने के। एक है प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और दूसरा है डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। चौथी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है कि the usual sampling procedure is to select one unit or subject at a time, but this requires the researchers to have a complete list of the population, जिसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। जो हमने इससे पहले बात की, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात की, अपना सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात की या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की बात की, इन तीनों सैम्पलिंग टेक्निक्स में we should have a complete sampling frame, a complete list of the items of the population। लेकिन ऐसी सिचुएशंस होती हैं इन सम केसेस देयर इज नो वे टू ऑब्टेन सच अ लिस्ट, कि ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं जहां पे आप ऐसी लिस्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते, एक रिसर्चर के लिए पॉसिबल नहीं होता या बहुत डिफिकल्ट होता है या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है या बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वन वे to avoid the problem is to select the sample in groups or categories, and this procedure is known as cluster sampling। ऐसी सिचुएशन में हम जो है सैंपल को ड्रॉ करते हैं ग्रुप्स और कैटेगरीज में। ठीक है, वो किस तरह करते हैं उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं तो मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ ए पॉपुलेशन फ्रॉम होल कंट्री, कि एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें हमने पूरी कंट्री में से, पूरे मुल्क में से जो है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग and complicated if individual subjects were randomly selected. So with cluster sampling, one can divide the country into districts and select groups of people from these areas। तो होता क्या है कि हम पूरे कंट्री में से अगर हम स्टेटिव सैंपल लेना चाहते हैं तो हमें पता है कि एक अगर तो फंडिंग बहुत ज़्यादा है, कई ऐसी प्राइवेट रिसर्चेज हैं या अगर कोई गवर्नमेंट रिसर्च करना चाह रही है, जैसे गवर्नमेंट सेंसस करती है, तो ऑफ कोर्स उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं और अगर वहाँ पे बजट है फिर तो आप रिसर्चर कैन गो फॉर दैट। लेकिन यूजली जो प्राइवेट रिसर्चेज होती हैं और इवन एकेडमिक रिसर्चेज में खासकर एक स्टूडेंट जो है, एक स्कॉलर जो है, चाहे वो एमफिल का है, चाहे वो पीएचडी का है, मास्टर का है, वो इतना ज़्यादा उसके पास ना तो टाइम होता है ना उसके पास फाइनेंस जो है वो उसके पास अवेलेबल होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप कंट्री को डिस्ट्रिक्ट्स में जो है डिवाइड कर लें और फिर उन डिस्ट्रिक्ट्स में से जो है आप अपने जो है ना वो ग्रुप्स ऑफ पीपल कैन बी सिलेक्टेड। इट इज़ बेस्ट टू यूज स्मॉल एरियाज और क्लस्टर both to decrease the number of elements in each cluster and to maximize the number of clusters selected. In many nationwide studies, researchers use a form of cluster sampling called multi-stage sampling। कि कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जहाँ पे रिसर्चर्स डिफरेंट स्टेजेस में जो है वो सैंपल ड्रॉ करता है, पहली स्टेज, फिर दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज। मिसाल के तौर पे पहले स्टेज में कंट्री की हम पूरी लेते हैं, नेशन वाइड स्टडी है, तो पहले स्टेज में आप डिविजन्स ले या प्रोविंसेस ले लेते हैं, उसके बाद डिविजन्स पे आ जाते हैं, डिविजन्स की लेवल ले सकते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आप यूनियन काउंसिल या इस तरह से। तो ये डिफरेंट मल्टी स्टेज जो है एक तरीका कार है, ये भी क्लस्टर सैम्पलिंग की टेक्निक है जो कि बहुत आसान कर देती है। बाज़ आपके पास जब आपकी जो कैनवस है या आप मैक्रो लेवल पे आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं या नेशन वाइड सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं और आपके पास फाइनेंसेस इतने नहीं है, तो फिर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जो है ये क्लस्टर सैम्पलिंग प्रोवाइड करती है। ये था हमारा लेक्चर आज का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स पर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। और बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।